सर्वप्रथम कर्नल RS सिंह जी, इनके वक्तव्य को हम सुनेंगे, उनका हम परिचय जान लेते हैं। कर्नल RS सिंह जी नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व विद्यार्थी हैं। दिसंबर 1982 में भारतीय सेना में आपको नियुक्त किया गया था। आप एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ में काम किया है। अपने कार्यकाल के दौरान सैन्य और रणनीतिक विश्लेषण भी आपने किया है। आप 6 साल से अधिक समय तक इंडियन डिफेंस रिव्यू के एसोसिएट डायरेक्टर रहे। रणनीति, भू राजनीति, आंतरिक सुरक्षा ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र आपने विभिन्न टेलीविज़न चैनल्स पर रखे हैं। आपने कई पुस्तकें भी लिखी है, जैसे कि एशियाई रणनीति और सैन्य परिप्रेक्ष्य, पाकिस्तान में मिलिट्री फैक्टर, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, द जिहादीज प्लस, नो द एंटी नेशनल्स इत्यादि पुस्तकों की आपने रचना की है। बंधुओं, धर्मांध अनेक प्रकार के जिहाद कर हिंदू धर्म की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। कुछ ही दिनों पूर्व अचानक रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। तो ये रेल दुर्घटना है या जिहाद है? इसके विषय पर कर्नल RS सिंह जी हमें बताने वाले हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। देवियों और सज्जनों, हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, जब भी इस क्षेत्र ने हुंकार भरा है, हिंदुस्तान की पूरी धरती कांप उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ से हुंकार भरा और जितने दिन औरंगजेब जिंदा रहा उसकी नींद हराम रही। छत्रपति शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाकी जितने, चाहे वो सिख साम्राज्य था या बाकी जो और जगहों में राजा जो कि विद्रोह कर रहे थे मुगलों के खिलाफ, उनको भी सफलता नहीं मिलती। आज मैं जब भारत की नक्शे की जब मैं तस्वीर देखता हूँ, राजनीतिक तस्वीर, तो देखता हूँ कि यहाँ पर आप लोग हैं। पूरब में हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के वंशज, और उधर लचित बोरफुकन के वंशज। उत्तर प्रदेश में राम प्यारी गुज्जर के वंशज योगी जी हैं, और दिल्ली में हेमू, राजा हेमू, जिसको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया था। तो ये समय की करवट को महसूस करें, इसका एहसास करें, इसका एहसास करें और इसमें योगदान दें। और इसी के तहत मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। तो मैं अभी अपने विषय की ओर आता हूँ। देवियों और सज्जनों, एक भारी दुर्घटना हुई कुछ दिनों पहले बालासोर में। वही बालासोर जहाँ पर कभी क्रांतिकारी बागा जतिन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रथम विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक, आपको मालूम है, कोरोमंडल एक्सप्रेस की कहते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हुई। लगभग 300 लोग उसमें
मारे गए, हजारों लोग जख्मी हुए। क्या वास्तव में ये दुर्घटना थी? मैंने शुरू के दिन से ही मैंने ये मानने से इनकार कर दिया, और मेरी जो आंकलन होता है उसकी कोई पृष्ठभूमि होती है, क्योंकि मैं एक सुरक्षा का विश्लेषक हूँ, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। मेरा काम है जो देश में जितनी ये ऐसी दहशतगर्दी का जो कांड होता है उसको मैं ये डॉट्स को मैं जॉइन करता रहता हूँ। तो आप देखिए, मैं जब कहता हूँ कि ये दुर्घटना नहीं थी, ये एक जिहाद का मामला था, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने इसको गौर से देखा होगा या पढ़ा होगा या नहीं। इस साल का 31 मार्च एक 24 साल का युवक, वो चलता है दिल्ली से, एक ट्रेन पकड़ता है जनसंपर्क एक्सप्रेस। जनसंपर्क एक्सप्रेस से वो एक केरल में एक जगह तक जाता है। उस जगह का नाम है शोरानूर। शोरानूर में यह लड़का उतरता है। वहाँ पर ये जाके पेट्रोल खरीदता है। पेट्रोल खरीदने के बाद एक अल्लापुरजा कन्नूर एक्सप्रेस है, उस पे चढ़ता है, और जब वो एक पुल को पार कर रही होती है वो गाड़ी, वो अपने सह यात्रियों पे बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ, किसी ने उसको उकसाया भी नहीं था, वह पेट्रोल छिड़कता है और उनको आग लगा देता है। 9 उसके सहयात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक परिवार, पति पत्नी और एक बच्चा, वो कूद जाते हैं ट्रेन से, और बाद में वो ट्रैक के पास वो मृत पाए जाते हैं। ये 31 मार्च 2023 की ये घटना मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ महीने पहले। ये लड़का कौन था? इस लड़के का नाम था शाहरुख सैफ। ये कुख्यात शाहीन बाग का रहने वाला था, और ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये किस मिजाज से। कहते हैं कि ये जाकिर नायक का बहुत बड़ा फॉलोअर था। कोई एक पाकिस्तान का इसरार अहमद है, उससे भी ये बहुत रेडिकलाइज हुआ था। इसके 2 महीने के बाद फिर वही ट्रेन, इस बार आग लगाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था प्रसन्नजीत सिद्धर। कहते हैं, पुलिस का ऐसा कहना है, लेकिन ये नाम बदलना ये बहुत आम बात है वहाँ पे। वो जाता है उसी ट्रेन में, ये मैं 1 जून की बात कह रहा हूँ। पहला वाला मैंने 31 मार्च को कहा, ये दूसरा वाला मैं आपको इसके 1 जून की। उसी ट्रेन में वो जाता है अल्लापुरजा कन्नूर एक्सप्रेस में। वो जब कन्नूर स्टेशन में यार्ड में लगी होती है, वो बॉडी, उसके एक बॉगी में आग लगा देता है। भगवान का शुक्र था कि वो एम्प्टी कोच थी, लेकिन उस बोगी की एम्प्टी कोच की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि वो बिल्कुल भारत पेट्रोलियम के एक जो उसका वेयर हाउस था उसके बिल्कुल बगल में था, जो तेल का भंडार था उसके बिल्कुल बगल में था। कहते हैं
कि वो जाकिर नायक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत असर था उसका। ये प्रसेनजीत सिकदगर का किसका असर था, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात ये भी नहीं समझ में आती कि एक आदमी सिर्फ शाहीन बाग से केरल तक जाता है, शाहीन बाग से केरल तक सिर्फ हिंदुओं को आग के हवाले करने के लिए। और तब आपको ये बात ये समझनी होगी कि इसी को कहते हैं गज़वाए हिंद। यही है जिहाद का पैन इस्लामिक रूप। जब शाहीन बाग में जो कुछ भी हुआ, जो आपने वो तमाशा देखा था शाहीन बाग का जिहादी तमाशा, तब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला से आई थी शाहीन बाग, उन्होंने ही पैसे दिए थे, सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था उनकी थी, की गई थी। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला से शाहीन बाग, और ये शाहरुख सैफ शाहीन बाग से कन्नूर केरला, ये है गज़वाए हिंद। और ये किस इलाके की हम बात कर रहे हैं? आखिर उसने ये कन्नूर क्यों चुना, ये आपने कभी समझा है, सोचा है इस पे? कन्नूर सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर एक जिहाद का पूरा इकोसिस्टम है। कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड, मल्लापुरम, ये जहां से ये नालायक इलेक्शन लड़ता है, वायनाड, कोयम्बटूर जो उसका एपी सेंटर है, ये सब वहाँ पर एक जिहादी इकोसिस्टम है। आज से नहीं, कई सालों से। उस समय आपको याद करना होगा जब वो खिलाफत मूवमेंट के नाम पे जब ये सो कॉल्ड ये मोपला क्रांति हुई थी, जिसको मोपला क्रांति कहते, वो कोई क्रांति नहीं थी, वो हिंदुओं के खिलाफ एक जेनोसाइड थी, वो नरसंहार था। तो इसलिए वो यहाँ से वहाँ तक गया था। बाद में पुलिस की जांच हुई। पुलिस की जब जांच हुई तो पता चला कि इसको काफ़ी स्थानीय इसको सहायता भी मिली थी, इसको लोकल सपोर्ट मिला था। इसने कपड़े बदले, कपड़े बदल के ये फिर रत्नागिरी आपके महाराष्ट्र में जाकर ये पकड़ा गया है। इसकी शाहरुख सैफ की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में क्या कहते हैं पुलिस? ये जो दूसरा था जो 2 महीने के बाद प्रसेनजीत सिकदगर का, कहते हैं कि ये 24 परगना वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और इसने ये पहले होटलों में काम करता था, मुंबई के होटल में काम करता था, कलकत्ता के होटल में, और पिछले 2 वर्ष से वो भिखारी था। और क्योंकि उसको भीख नहीं मिली तो उसने गुस्से में आके उसने आग लगा दी। अब ये थोड़ा पुलिस ने हमको बिल्कुल दिमाग से पैदल समझ रखा है, हमको और आपको, ठीक है। लेकिन ये प्रसेनजीत ये बंगाल से क्यों गया कन्नूर पे? मैंने इसका तो बता दिया, शाहरुख शेख का। ये क्यों गया वहां पे? तो देवियों और सज्जनों, ये पूरा जो इलाका जो है, पूर्वी बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये एक दूसरे जिहादी इकोसिस्टम का हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले, और इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है, अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में कुछ 4 आतंकवादी पकड़े गए, जिहादी। उनका इंटरोगेशन हुआ, सारे के सारे बंगाल के रहने वाले थे, और अहमदाबाद में उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि यहाँ पे जिहादी कारनामे करें। तो आप समझिए कि बंगाल का आदमी
आखिर क्यों जा रहा है वो अहमदाबाद। और आप वो छोड़िए, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसने किसी समय पर बांग्लादेश में एक साथ 400 जगहों पे ब्लास्ट किया था, उस पर शेख हसीना ने बड़ी कार्रवाई की और वो सारे के सारे आपके आ गए हिंदुस्तान में। ममता ने उनके लिए एक इंडस्ट्री खोल दिया, ऐसा इंडस्ट्री खोला, ऐसा स्वागत का उनके लिए अरेंजमेंट किया कि वो बांग्लादेश से उठ के वो बंगलुरु तक जा पहुँचे। अभी की हाल की घटना है जनवरी की, 4 JMB बंगाली बोलने वाले बंगलुरु में 4 जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश वालों को उनको 7 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई। और मालूम है वो किस लिए? उनके पास बम पकड़ा गया, रॉकेट लॉन्चर बनाने की सामग्री मिली और उन्होंने जगह जगह पे डकैती की। और डकैती किस लिए कर रहे थे? उन्होंने बताया कि हमको जिहाद के लिए बोल रहा गया है कि आपकी कोई फंडिंग नहीं होगी, आप अपने पैसे खुद उगाओ, जिसको कि इस्लामिक लैंग्वेज में माले गनीमत कहते हैं। नॉट इवन इस्लामिक, कुरानिक लैंग्वेज में इसको माले गनीमत कहते हैं। बांग्लादेश का आदमी बंगलुरु में आके डकैती कर रहा है। उसके 2-3 महीने पहले 3 को और को इन्हीं कारणों से सख्त सज़ा मिली थी, 7 साल की, यही डकैती, यही बॉम्ब बनाने की। तो आप थोड़ा इसका अपने दिमाग में एक चित्र बनाएं कि ये किस तरह से जिहाद केरल से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके पटना, बंगाल से लेके बंगलुरु, इसी को कहते हैं गज़वाए हिंद। और देवियों और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, मैं बांग्लादेश को बहुत नज़दीक से मैं जानता हूं, कई बार वहां जाने का मौका भी मिला है। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि जिहादीकरण के मामले में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को कहीं पीछे छोड़ दिया है, कहीं पीछे छोड़ दिया है। और मैंने कहा कि ये जो पूरी दुर्घटना हुई कोरोमंडल को, कि इसको मैंने एक पृष्ठभूमि में मैंने इसको देखा। और ये पृष्ठभूमि क्या है आप सब जानते हैं, आपने भी पढ़ा है, आपने देखा होगा कि जब से ये वंदे भारत ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुए भारत में, ये लगातार इन पर हमले करे गए। जनवरी में एक जगह है फांसी देवा बंगाल में, वहाँ पर ये हुआ, पत्थरबाजी हुई। फिर विशाखापट्टनम में हुई, फिर बंगलुरु कैंट में हुई, फिर फरवरी में तेलंगाना में महबूब नगर में हुई। उसके बाद से मार्च में विजयनगर और विशाखापट्टनम के बीच में फिर से हुई। तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड के बीच में फिर इसको, और सभी जगह जो पैटर्न जो था, जो तरीका, वो एक ही था। अब आप बताइए कि आखिर वंदे भारत से इतनी नफरत क्यों? मैं पुष्पेंद्र जी से बात कर रहा था, मैंने यही सवाल पूछा कि आखिर वंदे भारत से इतना नफरत क्यों? तो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जिनको वंदे मातरम से इतनी नफरत हो, उनको वंदे भारत से तो नफरत होना स्वाभाविक है। तो जो वंदे भारत को इस तरह से पत्थरबाजी से या संगबाजी, इस्लामिक लैंग्वेज में उसको संगबाजी कहते हैं, जो जिनको इतनी नफरत हो, वो आखिर ये
ये बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ ये जिहादी छेड़छाड़ की आप संभावना को कैसे खारिज कर सकते हैं? और जब मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, आर्टिकल लिखा, पुष्पेंद्र जी के साथ एक हमने प्रोग्राम भी किया, तो कई लोग हमारे यहाँ, एक बड़ी अजीब बात है, जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से आगाह करते, विश्लेषण करते, तो आपको ना एक अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अंग्रेजी में, देवियों और सज्जनों, ये जो लोग ये हर चीज़ को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलकर जो खारिज करते हैं, उनसे बड़ा देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेटर कोई नहीं है। अब उस समय तो मैंने कहा, और मैंने एक व्यक्ति थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला स्पेकुलेशन। मैंने कहा कि आप ये बताएं कि इसमें स्पेकुलेटिव क्या है। वंदे भारत का मैंने आपको इनपुट दिया, मैंने ये शाहरुख वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने सिद्धगर वाला एग्जाम्पल दिया, इसमें स्पेकुलेटिव क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत कम्युनल हो। अब आज देखिए, मैं कम्युनल हूँ। अब मैंने तो वो खबर नहीं छापी है, आज कई लोगों ने वो खबर भेजा कि एक जूनियर इंजीनियर है, क्या नाम है उसका, आमिर खान, वो गायब है। सीबीआई उससे पूछताछ कर रही थी, वो गायब है। देवी और सज्जनों, एक बात आप जरूर समझ लें यहाँ पे, कि इस सब कॉन्टिनेंट में ये जितने जिहादी तंजीमें हैं, सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं। इन सब की माँ अल कायदा और जमायते इस्लामी है। इन सब की माँ, जैसे आपको उदाहरण पर मैं दे देता हूँ कि ये जब पठानकोट एयरबेस पे जैश ए मोहम्मद का हमला हुआ था, तो उसमें एक जेएमबी का, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का ज़ियाउल हक का बहुत बड़ा हाथ था। एक बिलाल हैदर करके था, जैश ए मोहम्मद का आदमी, जो कि बंगाल में जैश ए मोहम्मद का पूरा नेटवर्क बढ़ाने में लगा हुआ था। तो ये सारी की सारी जो जिहादी तंजीमें हैं, वो एक साथ मिली हैं, उनका कोई बॉर्डर नहीं होता है। ये भी समझ लीजिए कि जो कुरान हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं, वही कुरान बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है। अब बात आती है कि बालासोर ही क्यों चुना। बालासोर आपको मालूम है कि स्ट्रैटेजिकली बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पर हमारे मिसाइल टेस्ट वगैरह होते हैं। किसी भी समय पे वहाँ बहुत सारे ये देश के दुश्मन और उनके एजेंट्स घूमते रहते हैं। कई वहाँ पे रोहिंग्यास बस गए, और वो रेड कॉरिडोर का भी हिस्सा है। और माओवादियों और जिहादियों का गठजोड़, ये आपने सबने शाहीन बाग में देखा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बालासोर को चुना इस जिहादी कार्य के लिए। अंत में देवी और सज्जनों, लोग हमेशा पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। आज मेरी किसी से बात कर रही थी, और उसने एक अच्छी बात कही, सर ये डी रेडिकलाइजेशन की हम बात करते हैं, आखिर डी रेडिकलाइजेशन अब करो तो कैसे करो, कैसे करोगे आप बताओ। भाई, एक अल्लाह के द्वारा भेजी हुई किताब है। वो किताब का कोई स्टेनो कोई और था जिसने पूरे किताब को अपने ज़मीन पे उतारा है ना। अब अल्लाह ने जब खुद फरमाया है, तो भाई आप एक नुक्ता भी नहीं हटा सकते। अगर आपने नुक्ता भी हटा दिया उसमें से, कुछ लोग जो बकवास करते हैं ना कि कुछ ये सूरे निकाल दो उसमें से, और उसके बाद वो बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रंथ हो जाएगा ना, उसके बाद बस शांति हो जाएगी दुनिया में। अगर आपने वो हटाया तो फिर अल्लाह के ऊपर सवाल उठता है, और अल्लाह के ऊपर जब सवाल उठेगा तो फिर उसके नीचे वाले की क्या औकात रह जाएगी। आप समझ रहे बात। तो ये एक बीमारी है, आप इस बीमारी का आप रोज झेल रहे हैं। मैंने आपको बताया, वंदे भारत से लेके कोरोमंडल एक्सप्रेस तक आपने जिहाद का ये असली रूप देख लिया है। ये कुछ नहीं, ये 1400 साल से एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ठीक है। और आपको इसी तर्ज पे
इसी तर्ज पर इसके साथ डील। और मुझे नहीं मालूम है कि दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपको मालूम है यूनान प्रोविंस में अभी कई मस्जिदों का वो तोड़ दिया, मिनरेट्स जो मीनार होते हैं तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये यहाँ ये चाइनीज़ संस्कृति के खिलाफ है। पूरी OIC कंट्रीज़ जो है वो चुप, न सऊदी अरेबिया कुछ बोलता है, न तुर्की कुछ बोलता है, और छोड़िए पाकिस्तान नहीं बोलता है, और आपके यहाँ के मुसलमान भी कुछ नहीं बोलते हैं। मैं कई टेलीविज़न चैनल्स पे गया हूँ, मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई कम से कम भर्त्सना तो करो। मोहम्मद राम, युगुर मुस्लिम्स जो जिंगजियांग प्रोविंस में है, मोहम्मद नाम रखना बंद करवा दिया, उसके आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप इस तरह के मिनट्स, ये युगुर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल चुप। अब इसका क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे? इसका निष्कर्ष यही है, वो क्योंकि सोचते हैं कि कभी न कभी चीन गज़वाए हिंद का हिस्सा होगा, क्योंकि या हिस्सा है क्योंकि वो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। और गज़वाए हिंद इज़ नॉट अगेंस्ट द इंडियन टेरिटरी, ये भारत की जो ये भूमि का टुकड़ा है उसके लिए नहीं है, ये हिंदुओं, ये गज़वाए हिंदू है। और अगर इनके आज तक मैंने टेलीविज़न पे ये बड़े बड़े जो सेक्युलर आते हैं मुसलमान, मैं कहता हूँ कम से कम गज़वाए हिंद की ही भर्त्सना कर दो। बिल्कुल चुप, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। तो देवियों और सज्जनों, एक बात बताइए कि अगर गज़वाए हिंद है, गज़वाए ब्रिटेन नहीं है, गज़वाए फ्रांस नहीं है, गज़वाए जर्मनी नहीं है, तो गज़वाए इस्लाम कहाँ से शुरू होगा? वो भारत से शुरू होगा। जो वो साफ कह रहा है, गाजी कौन होता है? गाजी मीन्स अ वॉरियर। आपके खिलाफ उसने जंग डिक्लेयर कर दिया है। और अगर मेरी बात से किसी को ये है तो चलिए, अगर आपके कुछ बहुत प्यारे मुस्लिम मित्र हैं, 2-4 आर्टिकल लिखवा दीजिए या उनसे बयान दिलवा दीजिए कि ये गज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट ही बकवास। और ये कौन लोग हैं? क्यों नफरत? APJ कलाम से क्यों नफरत? क्योंकि APJ कलाम ने सामरिक मामलों में भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया था, इसलिए उसको ये गैर इस्लाम मानते हैं। और कोई मुसलमान नहीं चाहता था कि वो दोबारा राष्ट्रपति बने, क्योंकि वो वीणा बजाता था, वो गीता पढ़ता था, इसलिए उनको नफरत थी APJ कलाम से। और ये वंदे भारत और ये पथराव क्यों देवियों और सज्जनों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के स्तर पे आप काट दिए जाओ। अरे साहब, शुक्र करो आज आप 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पार्टीशन हुआ ना, तो हमको एक खंडित काशी मिला और उनको एक नया काबा। और देख लीजिए आप कि आज काशी कहाँ है और काबा कहाँ है। तो देवियों सज्जनों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस विषय पर मुझे बुलाया वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं आज इतना संतुष्ट हूँ कि जो मैंने विश्लेषण किया था आज वो आमिर खान के नाम आने के बाद वो 100% में सही निकला। बहुत बहुत धन्यवाद।